हाँ जी बेटा, अब तक के लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? इन्वेंट्री वैल्यूएशन की नीड, रिक्वायरमेंट, होता क्या है, इन्वेंट्री कितने तरीके की होती हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, रूल ऑफ करंट एसेट अप्लाई करते हैं, प्रूडेंस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, तो प्रिंसिपल कैसे काम करता है, उसका मकसद क्या है ना, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, और हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी उसी लेक्चर्स में डिस्कशन करे थे। क्लियर ही नहीं है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक एंड रिकॉर्ड्स। इन्वेंट्री को वैल्यूड करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं या रिकॉर्ड्स कैसे किया जाता है इन्वेंट्री को। आपको नजर आ रहा होगा 2 पैक पिलाते साथ ही आप, ठीक है ना, बाकी मेरे पे रोड दे। क्लियर ही नहीं है? अगेन सिंबल ऑफ पंजाबी, ठीक है। देर आर two inventory record system to determine the quality, to determine the quantity remain in the store, quantity sold and value in monetary terms। मतलब कितना माल बेच दिया, कितना बच रहा है, कितना आया था, कितना गया है ना, क्या वैल्यू है उनकी, ये सारी बातें पता लगती हैं। इसके लिए हमारे पास 2 सिस्टम है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम 2 तरीके के हैं, एक है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। एक होता है, बोलिए, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। बात क्लियर होगी नहीं होगी? मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ, इन दोनों में जो बेटर है ना, जो बेटर सिस्टम है वो कौन सा है? बोलो। परपेचुअल, ये बेटर है और नॉर्मली लोग इसको ही फॉलो करते हैं। ये कम बेटर, मतलब अच्छे, नॉर्मली ठीक नहीं है। लेकिन याद रखना मेरे बेटे जी, ऑफ कोर्स, ये जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है थोड़ा कॉस्टली है और पीरियोडिक थोड़ा सा सस्ता बैठता है, मतलब पैसा ही खर्चा करना पड़ता है। तो परपेचुअल में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होता है और पीरियोडिक में पैसा कम खर्च होता है। ये बात क्लियर हो गई? बस आप इतना समझ के चलो, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता क्या है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर ना, टाइम टू टाइम बेसिस पे, पीरियोडिक मतलब एक पीरियड, हाँ है ना, अब वो पीरियड में भी क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, डिपेंड ऑन, ये डिपेंड करता है कि आपके पास इन्वेंट्री कितनी है या कितनी बल्कि इन्वेंट्री आप रखते हो। जितना बड़ा आपका व्यापार होगा, जितना बड़ा आपके पास इन्वेंट्री सिस्टम होगा, आपको अपना पीरियड उतना शॉर्ट रखना पड़ेगा, मंथली, क्वार्टरली, हाँ है ना। और जितना छोटा व्यापार होगा, ये इन्वेंट्री कम होगी, हाँ है ना, तो वहां आप अपना पीरियोडिक मतलब पीरियड थोड़ा बड़ा रख सकते हो, मतलब हाफ ईयरली या एनुअली। वैसे नॉर्मली लोग एनुअली फॉलो नहीं करते हैं, मतलब मंथली या क्वार्टरली ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे मैं अपने एग्जांपल में क्वार्टर का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो क्वार्टर का मतलब होगा पौआ, ठीक है ना, अगेन वर्ड ऑफ पंजाबी, क्लियर ही नहीं है? ठीक है, हाँ जी, बात क्लियर हो गई? क्वार्टर का मतलब हो जाता है पौआ, क्लियर ही नहीं है? ठीक है ना, जैसे भी पंजाबी ऐसे कर रहे थे मेरे आगे, ठीक है ना, तो पौआ ये होता है बेसिकली 1/4। तो क्वार्टर का मतलब हुआ एक तरीके से हर 3 महीने बाद। ये तो मजाक की बातें हो गई, सॉरी, मैं देश के सभी पंजाबी से माफी मांगता हूँ। हाँ जी, ठीक है, खैर, अरे हम कौन से बने सुधरे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए, वो खुलने भी थे, हम दुबके भी थे, है ना। चलो, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, जैसे क्वार्टर की बात करते हैं, तो हर 3 महीने बाद क्या होता है मेरे बेटे जी, स्टॉक टेकिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग का मैंने मीनिंग बताया था, इसे हम स्टॉक ऑडिट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? स्टॉक ऑडिट कहते हैं। बात क्लियर होगी नहीं होगी? स्टॉक ऑडिट का मतलब क्या होता है मेरे बेटे जी, कि फिजिकली अपने गोडाउन में, दुकान में जाना और वन बाय वन क्या करना, अपनी इन्वेंट्री को काउंट करना। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अपनी इन्वेंट्री को काउंट करना कि भैया 3 महीने बाद कितना इन्वेंट्री, फिर हर 3 महीने कितना इन्वेंट्री, फिर हर 3 महीने कितना इन्वेंट्री है। मतलब क्या है, पीरियोडिक बेसिस पे आप क्या करते हो, बार बार इन्वेंट्री को देखने के लिए जाते हो, काउंट करके रिकॉर्ड कर लेते हो। बात क्लियर होगी नहीं होगी? हर 3 महीने बाद की बात, ये हर मंथली भी हो सकता है, हाँ ये ना। तो ये क्या होता है, इसकी जो मतलब एक तरीके इसकी जो अक्रेंस है ना, एक साल में कई बार हो जाती है ये बेसिकली, लेकिन फिर भी ये इन्वेंट्री को कंट्रोल नहीं कर पाता बेसिकली। बस हाँ इतना है कि फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम है ये। क्या ये? फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम है। फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब है स्टॉक टेकिंग, स्टॉक ऑडिट, जाते हैं, काउंट करते हैं, बात खत्म। लेकिन फिर भी ये इतना कंट्रोल नहीं कर पाता, इन्वेंट्री कंट्रोलिंग कम हो पाती है यहाँ पर बेसिकली। ये लॉस ऑफ गुड्स, कितना माल बर्बाद हुआ है, चोरी हुआ है, खराब हुआ है, इसको कभी नहीं निकाल पाएगा बेसिकली। एग्जाम्पल की मैं बात करके चलता हूँ, जैसे मान के चलिए आपके गोदाम में 1,000 यूनिट पहले से, 1,000 यूनिट आई थी। कितनी यूनिट आई थी? 1,000 यूनिट आपके गोदाम में आई थी। बोलो हाँ या ना, ये ले रहे नहीं है? ठीक है, आपके गोदाम से कितनी चली गई? 600 यूनिट बिक गई, तो कितनी बची होनी चाहिए? 400। आप जो काउंटिंग करते हो तो हो सकता है वो कितनी आ रही हो, 380 आ रही हो। क्या आ रही हो?
380, ठीक है ना। तो 20 यूनिट्स कहाँ गई, उसको कोई वैल्यूएशन नहीं कर पाएगा ये, हाँ है ना, ये जवाब दे ही नहीं दे पाएगा बेसिकली। 20 यूनिट्स कहाँ गई बताओ, किससे पूछोगे, कोई जवाब यहाँ जवाब मिलेगा, बताऊंगा देखो कैसे जवाब मिलेगा। यहाँ पर क्या हुआ, 400 यूनिट होनी चाहिए थी, हाँ है ना, परचेज आई 1000, सेल हुई 600, 400 होनी चाहिए थी। लेकिन अगर वहां पे कितनी आ रही है, 380 आ रही है, तो 380 क्या होगी, यहाँ पर ऐसा क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड तो हो जाएगा, लेकिन वो 20 यूनिट गई कहाँ है, उसका कोई जवाब नहीं है। आप किससे पूछोगे, जो गोदाम के अंदर लोग थे उनसे पूछोगे, लेकिन वो भी कहेंगे हमें क्या पता, क्योंकि क्या है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई थी बेसिकली। बीस कहाँ गई, चोरी हुई, खराब हुई, बेकार हुई, कहाँ चली गई, चूहे लेके चले गए, कुछ पता नहीं है बेसिकली, आई वैसे भी नहीं। तो ये कहते हैं पीरियोडिक जो होता है ना, ये इन्वेंट्री कंट्रोल को इतने अच्छे से नहीं करता, ये कर भी रहा है ना, तो इसमें जवाब नहीं मिल पाएगा आपको, क्लियर ही नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं जो लॉस हो रहा है 20 यूनिट्स का, वो ऑटोमेटिक किस में कवर हो गया, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ही कवर अप हो गया, उसकी कोई सेपरेट रिकॉर्डिंग नहीं हुई। बात क्लियर होगी नहीं होगी। जबकि परफेक्चुअल के अंदर पता है क्या होता है, दो चीजें बनती हैं, कितनी चीजें बनती हैं, दो, बोले कितनी चीजें बनती हैं, दो। अब इधर देखना जरा, इधर देखना, मैंने क्या बोला, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यहां पर सिर्फ फिजिकल इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है। ये फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम यहाँ पर भी होता है, बट यहाँ पर एक चीज और होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, बोलिए, स्टोर लेजर, बोलो क्या बोलते हैं इसे हम, यहाँ पे स्टोर लेजर भी बनता है। बात क्या होगी, यहाँ पे खाली फिजिकल इन्वेंट्री कंट्रोलिंग हो रही है, जाना है काउंट करने, काउंट करके लिख देना है। यहाँ पर क्या होगा, काउंटिंग भी होगी, और क्या बनेगा, स्टोर लेजर। स्टोर लेजर सबसे बड़ा कीमती पॉइंट है, क्लियर ही नहीं है। स्टोर लेजर में क्या होता है, जो स्टोर डिपार्टमेंट है, जहाँ पर हमारा माल पड़ा हुआ है, वहां पर एक मैनेजर बैठा रहेगा, स्टोर मैनेजर। उस स्टोर मैनेजर को बोला जाएगा कि जब भी माल आएगा गोदाम में तू रिकॉर्ड करेगा, जब भी माल जाएगा गोदाम से तू तब भी रिकॉर्ड करेगा। तो तेरे रिकॉर्ड में पता होना चाहिए कितना माल बच रहा है इन गोदाम, बोलो हाँ या ना। अब जैसा अगर स्टोर लेजर बता देगा कि तुम्हारे गोदाम में 400 यूनिट होनी चाहिए, स्टोर लेजर बताएगा ये, बोलो हाँ या ना, तुम्हारे गोदाम में कितनी होनी चाहिए, 400 यूनिट होनी चाहिए। जाओ जरा काउंट करो, 400 आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अरे ये तो 380 यूनिट आ रही है, 20 यूनिट इससे जवाब मांगेंगे स्टोर मैनेजर, जवाब दे है, तू कर रहा था ना स्टोर, स्टोर लेजर बना रहा था ना तू, मैच क्यों नहीं हो रहा है, जवाब दे, हाँ या ना। क्योंकि पहले वाले में ऐसा जवाब नहीं मांग सकते आप उससे, क्योंकि आपने उसे कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं थी, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे दो काम हो रहे थे, कॉस्टली है, यहाँ पर एक काम हो रहा था थोड़ा ये सस्ता है, बोलो हाँ या ना। लेकिन एक बार बताऊं, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम करने के लिए, बोलो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को करने के लिए आपको अपना धंधा बंद करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। क्यों, क्योंकि आप स्टोर लेजर तो बना नहीं रहे, यहाँ पर आप सीधा फिजिकल वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, काउंटिंग कर रहे हो। तो जैसा अगर मान के चलिए कमरा एक गोदाम है, तो ऑब्वियस बात है, इस कमरे में आप पहले ही बोल दोगे कि जब तक काउंटिंग चल रही है ना माल आएगा ना कुछ, हम जब गिन लेंगे तब आना जाना कर लेना। तो क्या होगा, गोदाम बंद हो गया कुछ समय के लिए, गोदाम बंद हो गया, धंधे में माल नहीं है तो क्या बेचोगे, तो कुछ समय के लिए बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है, बोलो हाँ ये ना। आप या तो सेल क्लोज हो गई, या सेल जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, क्योंकि माल ही नहीं मिल रहा था गोदाम से, होता ही नहीं होता है, हाँ ये ना। कई बार अगर आप देखोगे ना, लास्ट टाइम पे अगर कोई भी इन्वेंट्री को लेके बवाल मचता है, कई बार तुम किसी भी कंपनी के पास जाते हो और कोई भी एक्सचेंज वगैरह करते हो, वो भी लास्ट मोमेंट पे, मार्च कह रहा हूँ, तो वो कई बार कहते हैं कि सर अभी हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, अब आप बाद में आ जाना, अभी स्टॉक ऑडिट चल रहा है। क्यों, अभी हम ले नहीं सकते और आपको नया पार्ट दे नहीं सकते, समझ रहे हो ना, क्योंकि स्टॉक ऑडिट चल रहा है, वो मना कर दे, बोलो हाँ ना। उसके पीछे कंट्रोलिंग है, ये स्टॉक ऑडिट के टाइम पे ना काउंटिंग चल रही होती है, तो ना आने का ना जाने का, बोलो हाँ ना। लेकिन स्टोर लेजर क्या करता है, परपेचुअल क्या करता है, परपेचुअल कहता है कोई बात नहीं, ये चलने दो जो चल रहा है, स्टोर लेजर मेंटेन करते रहो, समझिए, क्या मेंटेन करते रहो, स्टोर लेजर। मतलब चाहे अलग कमरा ले लो, अलग कमरे में माल रख लो, निकाल लो, बांट लो, जो करने कर लो, स्टोर लेजर तो बन रहा है ना हैंड टू हैंड, स्टोर लेजर पूरी इन्वेंट्री करवा देगा कंट्रोल, बोलो हाँ ये ना। तो इसमें इन्वेंट्री कंट्रोलिंग बेटर है परपेचुअल में, पीरियोडिक में इतनी बेटर नहीं होती, होती है बट इतनी बेटर नहीं होती। आप ऐसा कह सकते हो, स्मॉल स्केल पे आप ये काम कर लो और लार्ज स्केल पे आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, बात क्लियर हो गई ही हो गई। स्टोर लेजर बनेंगे ही बनेंगे। स्टोर लेजर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तुमको आगे जाके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी सीखते हो, ठीक है ना।
जब मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ाई जाती है बच्चों को तब स्टोर लेजर वहां पर भी बनाना सिखाया जाता है, सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। जो यहाँ पढ़ोगे भाई वहां पढ़ोगे, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ये ना। तो कुल मिलाकर क्या सीखा हमने, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, पीरियोडिक बेसिस पर फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, स्टॉक ऑडिट, स्टॉक टेकिंग। हम गोदाम में जाते हैं फिजिकली और एक एक करके वन बाय वन अपनी एक एक करके वन बाय वन अपने गुड्स को काउंट करते हैं। क्लियर है ये नहीं है ना? लेकिन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम थोड़ा कॉस्टली सिस्टम है और ये इन्वेंटरी कंट्रोलिंग भी कम करता है। क्लियर ही नहीं है? क्या करता है? इन्वेंटरी कंट्रोलिंग भी कम करता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ये नॉर्मल ऑपरेशन को क्लोज कर देता है, मतलब हमारे धंधे को कुछ समय के लिए इफेक्ट करता है जब तक फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम चल रहा होता है। ये लॉस ऑफ गुड्स, ये मतलब लॉस बाय थेफ्ट, इसको पकड़ने में हमारी हेल्प नहीं करता है। जबकि परपेचुअल के अंदर हम फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम को भी फॉलो करते हैं और स्टोर लेजर को भी बनाते हैं। स्टोर लेजर एक हमारा पेपर वर्क होता है जो हमें बार बार ये बताता है कि हमारे गोदाम में फलाना डेट पर कितना माल होना चाहिए। तो हम स्टोर लेजर को उठाते हैं और एक एक करके काउंट करना शुरू कर देते हैं, आइए ना, जिससे हमें हमारा लॉस बाय थेफ्ट या लॉस ऑफ स्टॉक का पता लग जाता है। हम जवाब मांग सकते हैं अपने स्टोर मैनेजर से, ये स्टोर के हेड से, जो भी है बंदा, बोलो हाँ ये ना। ये इन्वेंट्री कंट्रोल को करने में हेल्प करता है। ये थोड़ा मोर एक्सपेंसिव होता है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ये ना। और ये नॉर्मल बिजनेस को क्लोज जनरली नहीं करता है। बात क्लियर हो गई? आया या नहीं आया? ये बात हमने सीखी। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है मैंने यहाँ पर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, जो बात मैंने बोली है वही बात मैंने यहाँ पर लिखी भी है, जो बात मैंने यहाँ बोली है वही बात मैंने यहाँ पर लिखी भी है। देखिएगा जरा, ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। हाँ जी, क्या लिखा है, पढ़ो जरा बच्चों। दिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो नेम एज फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम। क्लियर है नहीं है? एंड दिस इन्वेंट्री सिस्टम कैलकुलेट स्टॉक इन हैंड एट द पर्टिकुलर डेट बाय फिजिकली काउंटिंग ऑन द स्टॉक इन हैंड इन गोडाउन एंड वेयर हाउस। क्लियर है? फिजिकली काउंटिंग करते हैं। फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ दिस सिस्टम। ये इस सिस्टम की लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब है कमियां हैं। देखो ये मैंने पैरामिड बना रखा है कमियों का। क्या बना रखा है? इग्नोरेंस ऑफ लॉस ऑफ गुड्स, मतलब ऑब्वियस बात है लॉस ऑफ गुड्स कितना हुआ ये इग्नोर मार देता है। हाँ ये ना, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि फिजिकल काउंटिंग में जो आना है आ गया। पर एक्चुअल में आना था 400, आया 380, 380 करके रिकॉर्ड करके आगे बढ़ जाता है। कोई जवाब नहीं मांगता, कोई कुछ नहीं होता, बात खत्म हो जाती है। लॉस रिकॉर्ड तो हो रहा है बट वो दिखता नहीं है लॉस हमें। एक होता है कि लॉस को लॉस कह के रिकॉर्ड करना, बोलो हाँ ये ना। एक होता है कि रिकॉर्ड ही मत करो। क्लियर ही नहीं है? चलिए जी। इन्वेंट्री कंट्रोल नॉट पॉसिबल, ऑब्वियस बात है, या लेस पॉसिबल होता है, इतना अच्छे लेवल पे पॉसिबल कंट्रोलिंग नहीं हो पाती है। बात क्लियर हो गई? दूसरी बात, इट रिक्वायर्ड क्लोजर ऑफ द नॉर्मल ऑपरेशन। ये हमारे नॉर्मल धंधे को थोड़ा सा कुछ समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए क्या करता है, क्लोज कर देता है, या आप ऐसा भी कह सकते हो इफेक्ट डालता है उसके ऊपर। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? कैरी मोर देन वंस इन अ ईयर, ये साल में क्या होता है, कई बार किया जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, जो परपेचुअल होता है ना, वो साल में कई बार करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर क्या बन रहा होता है, स्टोर लेजर बन रहा होता है। हाँ है ना? जो चीजें तुम्हें क्वार्टरली कर रही हो तुम हाफ ईयरली कर लो या एनुअली कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि तुम स्टोर लेजर हैंड टू हैंड बना रहे हो ना। स्टोर लेजर प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए, बोलो हाँ है ना? और इसका तो तुमने काम किसी को सौंपा होगा, स्टोर डिपार्टमेंट वाले बंदे को, बोलो हाँ है ना? क्लियर ही नहीं है? तो बस आपने तो करना क्या है, ऐसे स्टोर लेजर उठाना है और काउंटिंग करनी है, क्योंकि वो तो कंट्रोल करवाना है ना। बोलो हाँ है ना? क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? देखिए जी, देखिए जी, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, क्लियर ही नहीं है? इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जरा पढ़ के देखो। ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेजेस लेस क्लोजिंग। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप इस सिस्टम को फॉलो करते हो ना, और अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है, ये कहते हैं कि जो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है वो किस बेस पे लिखा जाएगा, पढ़ो। फिजिकली काउंटिंग के बेस पर लिखा जाएगा, मतलब फिजिकली जितनी यूनिट आ रही है उनके बिहाफ पर वो अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ओपनिंग स्टॉक कहां से मिलेगा, लास्ट का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। जैसे ये क्लोजिंग है ना, जैसे ये क्लोजिंग है, ये अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। क्लियर ही नहीं? और नेट परचेज कहां से पता लगेगा, परचेज बिल, डॉक्यूमेंट्स वगैरह से, इनवॉइसिंग वगैरह से, जनरल एंट्री से, ये लेजर से कह सकते हो, परचेज अकाउंट से। बोलो हाँ या ना? वहां से हमारी परचेजेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बस ये है कुल मिलाकर कहानी। आया? अब आते देखो परपेचुअल के बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा है,
दिस सिस्टम फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड को फॉलो करता है। एग्जांपल फीफो लीफो वेटेड एवरेज। बिकॉज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिस्टम वी हैव टू प्रिपेयर ए स्टोर लेजर। कहते हैं ये सिस्टम के अंदर हमें क्या बनाना पड़ता है, स्टोर लेजर। क्या बनाना पड़ता है आपको, स्टोर लेजर बनाना पड़ता है या स्टोर कार्ड बनाना पड़ता है। क्लियर ही नहीं है, एक ही बात है, स्टोर लेजर स्टोर कार्ड। नॉर्मली हम स्टोर लेजर बोलते हैं। इन स्टोर लेजर बैलेंस स्टॉक रिवाइज आफ्टर ईच रिसिप्ट एंड इशू। खैर जब मैं आपको स्टोर लेजर बनाना सिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। ये कहते हैं कि स्टोर लेजर एक ऐसा फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा स्पेस में। कहते हैं कि जब भी माल आएगा, कि जब भी माल जाएगा, है ना, रिसिप्ट का मतलब है माल का आना और इशू का मतलब है माल का जाना। क्लियर नहीं है, जब भी माल आएगा या जाएगा तो कहते हैं स्टोर मैनेजर क्या करता है, उस स्टोर लेजर के अंदर एंट्री डालता है। क्लियर ही नहीं है, माल के आने की भी एंट्री डालेगा और माल के जाने की भी। और बिल्कुल आएगा ये जाएगा उसके बाद क्या होगा, एक नया बैलेंस निकाला जाता है। ये लाइक है पासबुक, ये बिल्कुल पासबुक की तरह है। मान के चलो तुमने कभी पासबुक अगर देखी हो तो जब भी तुम पैसा विड्रॉ करते हो या पैसा डिपॉजिट करते हो अपने बैंक में, बोलो हाँ या ना, तो तुरंत वो एक बैलेंस बताता है। हर डिपॉजिट के बाद एक नया बैलेंस, हर विड्रॉ के बाद एक नया बैलेंस बताता है। ऐसे यहाँ पर भी काम होगा, रिसिप्ट के बाद भी एक नया बैलेंस आएगा और इश्यू के बाद भी एक नया बैलेंस आएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, तुरंत एक नया बैलेंस आता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, ये लिखा है स्टोर लेजर बैलेंस, बैलेंस स्टॉक मतलब कितना माल तुम्हारे गोदाम में है, वो बार बार रिवाइज होगा जब भी माल आएगा। जब भी माल, अगर 4 बार माल आ रहा है तो 4 बार रिवाइज होगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। बाकी जब बनाना सीखेंगे तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। इन दिस सिस्टम कॉस्ट ऑफ गुड्स इशूड सेल स्टॉक इन हैंड डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग स्टोर। मतलब यहाँ पे तुम्हें सब पता रहेगा यार, कितने रुपए का माल बेच दिया, कितने रुपए का माल आया है, कितने रुपए का माल बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, सब पता रहेगा तुम्हें, सब दिखेगा तुम्हें। बोलो हाँ या ना, जबकि पीरियोडिक में ऐसा नहीं होता। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, बोलिए फटाफट से हाँ या ना, क्लियर है। आगे देखो क्या लिखा है, दिस सिस्टम कैलकुलेट एक्चुअल सीओजीएस by detecting loss of goods during the year by comparing stock as a store ledger and physical stock lies in the store. It means this system overcome the limitation of periodic inventory system. देखो मैं तुम्हें ना यहाँ पर फिर भी एक चीज समझाता हूँ, लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ, इधर देखना। जैसे मान लो, वैसे देखो आप सभी को पता है कि जो हमारी अकाउंट्स होती है वो कभी क्वांटिटी रिकॉर्ड नहीं करती, हमेशा क्या रिकॉर्ड करती है, अमाउंट रिकॉर्ड करती है। लेकिन समझने के लिए हमें क्वांटिटी की नीड पड़ेगी। बात क्लियर पड़ गई, अगर सही में ना आए तो मुझे बता देना, ठीक है। देखो आप सभी को पता है यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, सपोज मान लो कितनी यूनिट है, 100 यूनिट है। बोलो आइए ना, सपोज मान लो आपने परचेस कितनी करी, 900। सपोज मान लो आपने बेची कितनी यूनिट, 600। तो टेक्निकली क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए, बोलो 400। बट हमने जब फिजिकल काउंटिंग करी तो कितना निकल कर आया, 380। अब दिमाग लगाना दिमाग लगाना दिमाग लगाना, ये देखो कितनी यूनिट थी, 1000। 1000 में से कितनी बच रही है, तो टेक्निकली यहाँ पर क्या सेल कितनी रिकॉर्ड हो रही, मतलब सेल कितना दिख रहा है यहाँ पर, जबकि एक्चुअल में सेल कितनी हुई है। और पता है यहाँ पर तुमने यूनिट तो लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे, इन 600 यूनिट की अमाउंट लिखोगे, सेल वैल्यू। बोलो हाँ ये ना, और यहाँ पर जो तुम डिफरेंस निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये करके तुम्हारा क्या निकलता था, सीओ। तो सीओजेस में कितनी यूनिट काउंट हो रही है, मतलब आपका जो सीओजेस आ रहा है ना वो 620 यूनिट का निकल कर आ रहा है। बोलो हाँ ये ना, किस सिस्टम में, पीरियोडिक में। बोलो हाँ ये ना, परपेचुअल में ऐसा नहीं होता। परपेचुअल में तुम्हें एक्चुअल सीओजेस पता लगेगा। पता कैसे, ये देखो जब तुम ये स्टोर लेजर बनाओगे, हाँ है ना, तो इशू का मतलब क्या होता है, इशू का मतलब होता है कितना यूनिट हमने बेचा, दैट इज योर सेल, हाँ है ना। और यहाँ अमाउंट में पता क्या होती है, कॉस्ट लिखी रहती है। क्या लिखी रहती है, तो यानी कि क्या है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल है। बोलो हाँ है ना, तो यानी कि यहाँ पर हमें पता लगी कितनी क्वांटिटी बेची है और उसकी कॉस्ट कितनी थी। बोलो हाँ है ना, तो ये इस मतलब परपेचुअल में क्या होता है कि हमें एक्चुअल में सीओजीएस पता रहता है। बोलो हाँ है ना, ठीक है। हमें यहाँ सीओजीएस भी अलग पता लगेगा, लॉस भी अलग दिख जाएगा, क्लोजिंग अलग दिखता ही है। बोलो हाँ है ना, जबकि पीरियोडिक में पता क्या होता है, जो लॉस वाली वैल्यू होती है ना वो किस में इंक्लूड हो जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि वहां पर कोई स्टोर लेजर
नहीं बनता। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? क्योंकि मतलब या फिर ये कह लो कि एक बहाना बन जाता है। क्या बहाना बन जाता है? अगर हम स्टोर मैनेजर से बोलेंगे 400 होनी चाहिए थी, 300 बची, 380 बच रही है, 20 का है, बाबूजी आपको याद ही नहीं है, बेइज्जती होंगी आपने। उसके इतने शब्दों से क्या हुआ? बाबूजी आपको याद नहीं है, बेइज्जती होंगी आपने। उसके इतने शब्दों से क्या पता लगा? उसने उस लॉस को इंक्लूड करवा दिया कहां पर? सीओजीएस में। क्योंकि बिकी कितनी यूनिट है? 600। हाँ है ना? मतलब यहाँ पीरियोडिक में कंट्रोल कर सकते हो, बट कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ लेस सुपरविजन में भी काम हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलिए हाँ या ना। समझ में आया? क्लियर है? आ जाओ। क्या लिखा है? दिस सिस्टम इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर विद पीरियोडिक यूनिटी सिस्टम। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। इन परपेचुअल यूनिटी सिस्टम इंक्लूड, अगर आप परपेचुअल को फॉलो कर रहे हो तो पीरियोडिक तो इसमें इंक्लूड हो ही जाता है ऑटोमेटिक। समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। मतलब जो काम पीरियोडिक में हो रहा है वो काम पीरियोडिक में तो होगा ही, और एक एक्स्ट्रा काम होता है स्टोर लेजर वाला। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? चलिए यहाँ देख लो, ये लाइन बड़ी कीमती है, इस लाइन को भूलना मत बेटा जी, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं। क्या लिखा है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन मींस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसके बारे में लिखूंगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मींस कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बाय अप्लाइंग द वैल्यूएशन प्रिंसिपल। बताओ वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या था? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कह रहे इन्वेंट्री वैल्यूएशन मींस कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बाय अप्लाइंग वैल्यूएशन प्रिंसिपल। वैल्यूएशन प्रिंसिपल ओनली अप्लाई ऑन इंडिविजुअल बेसिस। ये जो प्रिंसिपल आप लगाओ किस बेसिस पे लगाओगे? इंडिविजुअल बेसिस पे लगाओगे। सच प्रिंसिपल कैन अप्लाई ऑन ग्रुपिंग बेसिस only if goods are interchangeable but global method cannot be applied। तीन शब्द आ रहे हैं, इंडिविजुअल, ग्रुपिंग और ग्लोबल। बोलो हाँ ये ना। क्लियर है नहीं है मेरी बात? बोलिए हाँ या ना। चलिए एग्जांपल चलते हैं। टू अप्लाई वैल्यूएशन प्रिंसिपल वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू फर्स्ट अप्लाई वैल्यूएशन टेक्निक ऑन बिहाफ ऑफ विच वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट और एनआरबी फॉलोइंग आर द वैल्यूएशन टेक्निक। ये कहना चाह रहे हैं कि ऑब्वियस बात है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब है इन्वेंट्री की वैल्यू को फाइंड करना बाय अप्लाइंग वैल्यूएशन प्रिंसिपल। वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या होता है? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। तो कहते हैं कि एनआरबी, एनआरबी बाद में निकालना, पहले क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालने के लिए आपको वैल्यूएशन टेक्निक लगानी पड़ेगी, और वैल्यूएशन टेक्निक कितनी है? दो, एक है पीरियोडिक और एक है परपेचुअल। नॉर्मली कौन सी फॉलो करते हैं हम? परपेचुअल, यानी कि स्टोर लेजर। आप ऐसा कह सकते हैं कि स्टोर लेजर प्रिपेयर करके आप अपने गुड्स का कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, फिर उसकी एनआरवी फाइंड कर सकते हैं, फिर विच एवर इज लोअर का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। फिर इन्होंने बीच में एक बात और बोली कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर का जो प्रिंसिपल लगाओगे वो इंडिविजुअल बेसिस पे लगाओगे, ग्लोबली नहीं लगाओगे। दोबारा बोलो, इंडिविजुअल लगाओगे, ग्लोबली नहीं लगा सकते। हाँ या ना? ठीक है ना? लेकिन ग्रुपिंग लगा सकते हो, ग्रुपिंग लगा सकते हो इफ गुड्स आर, ये शब्द बड़ा कीमती है, इफ गुड्स आर इंटरचेंजेबल। अगर गुड्स इंटरचेंजेबल है, इंटरचेंजेबल को थोड़ा सा इजी करते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, सब्स्टिट्यूट। पढ़ा है आपने? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? मतलब सेम। हाँ है ना? जैसे टीचर कॉमन एग्जांपल देते हैं, भैया पेप्सी नहीं है तो थम्स अप दे दो, वो नहीं है तो भैया कोका कोला दे दो, लेकिन देना काली वाली। हाँ है ना? ऐसे होता है या नहीं होता है? ठीक है, सब्स्टिट्यूट दैट इज इंटरचेंजेबल ना। हाँ है ना? पेप्सी नहीं है तो कोक, कोक नहीं तो थम्स अप, चलेगा। हाँ है ना? और वैसे देखा जाए तो ये क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक है, इनकी जगह ब्रिंडा लिम्का भी चलेंगी, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। हाँ है ना? एपी फीस भी चल जाएगी, कोई दिक्कत। बढ़ू आगे। क्लियर है मेरी बात? ये सॉफ्ट ड्रिंक्स है हमारे कुल मिलाकर आया। ठीक है ना? अगेन पंजाबी की बात, ड्रिंक्स। क्लियर है? इंडिविजुअल, ग्रुपिंग एंड ग्लोबल, बात क्लियर हो गई? अब देखो मैं तुमको ये चीज समझाता हूँ, ठीक है? कि इंडिविजुअल, ग्रुपिंग और ग्लोबल मेथड कैसे अप्लाई होना है, ये देखना जरा। ला 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 ला। देखो बेटा, देखो मान लो कोई कंपनी है,
विशेष शर्मा एफएमजीसी लिमिटेड मान लो, या प्राइवेट लिमिटेड, जो मानना है वो मान लो, ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? लेकिन विशेष शर्मा, लेकिन ये मार्केट किस नाम से जानी जाती है? पतंजलि के नाम से। बाबा रामदेव ब्रांड एम्बेसडर है। एक्चुअल में पतंजलि का जो बैक नेम है विशेष शर्मा एफएमजीसी है, ठीक है ना? बात क्लियर हो गई? बहुत मोटी पार्टी बैठा है हमारे यहाँ, ठीक है ना? क्लियर ही नहीं है? आया? आया? मैं यहाँ पे से 3 प्रोडक्ट लेके चल रहा हूँ, सिर्फ 3 प्रोडक्ट, ठीक है? समझना जरा कि मान लो एक कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाती है, 1, 2, 3। सबसे पहले इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करा था जिससे ये मशहूर हुए थे, विशेष शर्मा, एलोवेरा जूस, ठीक है ना? इन्होंने एलोवेरा की खेती बढ़वा दी थी, कोई नहीं पीता था इन्हें, ठीक है ना? लेकिन अब देखो एलोवेरा उगा हुआ के लोग अमीर बन गए, एलोवेरा जूस, समझ गए? फिर ये मार्केट में आए, इन्होंने बोला पतंजलि मैगी। क्लियर है? आटा मैगी इनकी, क्लियर नहीं है? नोट मैदा, आटा मैगी, क्लियर है? फिर कोई और प्रोडक्ट बनाओ चलो। अरे नहीं 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 नहीं, बहुत बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट था, दंत कांति, मुझे याद आ गया। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट नहीं। बताओ, नालायक, बोलना ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। क्या? फिर गलत बोल रही हो। टूथ, टूथ, टूथ नहीं, टूथ, दिस इज टूथ। क्लियर है ना? मतलब पता है तुम्हें इसके क्या कहते हैं? मतलब पहले के लोग ये कहते हैं तेरी थूक सुझा दूंगा, तू है कि आजकल के बच्चों को नहीं बताता हूँ थूक क्या होता है, दिस इज खोपड़ा, ठीक है ना? फेस। अब मुझे बताओ, ये 3 मैंने प्रोडक्ट लिए, क्या ये इंटरचेंजेबल है? मतलब एलोवेरा, भैया एलोवेरा जूस चाहिए, वो तो नहीं है, चलो मैगी दे दो, ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे ना, ठीक है ना? ऑब्वियस बात है। या फिर मैगी भी नहीं, चलो दंत कांति से काम चला लो, वो दे दो, वही पी लो, वही नहीं होगा ना। ये क्या है बेसिकली? टूथपेस्ट है ना? मुंह की दुर्गंध दूर करे। ये क्या है? मैगी है कि कुछ भी है, कुछ मैगी यानी कि कुछ भी। और ये एलोवेरा जूस, ये अलग है, ये जूस है। हाँ है ना? क्लियर है? और भी इंटरचेंजेबल नहीं है ना? ये क्या इंडिविजुअल बेसिस पे लग रहा है? क्या लग रहा है? अप्लाई रूल इंडिविजुअल बेसिस पे, इंडिविजुअल, यानी कि पता क्या है? कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज, डब्ल्यू कितना प्यारा लिखा है मैंने, विच एवर इज, एलोवेरा जूस की इन्वेंट्री पे अलग रूल लगाओगे, इस पर फिर अलग रूल लगाओगे। ये 3 प्रोडक्ट के लिए 3 रूल बार बार लगेंगे अलग अलग। हाँ या ना? तुम ये नहीं कर सकते कि इन सब की, मतलब देखो तुम ये नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल, तुम ये नहीं कर सकते ग्लोबल, ग्लोबल मेथड नॉट अप्लाई, अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि तीनों प्रोडक्टों को मिलाकर इनकी कॉस्ट निकाल लो और तीनों को मिलाकर इनकी एनआरबी निकाल लो और विच एवर इज लोअर का रूल लगा दो, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तीनों इंटरचेंजेबल नहीं है। 3 अलग अलग इन्वेंट्री है, तीनों पे अलग अलग रूल लगेगा। कॉस्ट एनआरबी विच एवर इज लोअर, मैगी पे अलग लगेगा कॉस्ट एनआरबी विच एवर इज लोअर, दिन क्रांति पे अलग लगेगा कॉस्ट एनआरबी विच एवर इज लोअर। इन तीनों की एक कॉस्ट मिलाकर, इन तीनों की एनआरबी मिलाकर ग्लोबल मेथड लगाकर अप्लाई नहीं कर सकते। तो 2 शब्द क्लियर हो गए, इंडिविजुअल क्लियर हुआ, ग्लोबल क्लियर हुआ। लेकिन हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्लोबल नहीं कर रहा मैं, क्या कर रहा हूं? ग्रुपिंग। अब आ जाओ, इसके लिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं।
देखो, एक कंपनी का नाम सुना होगा तुमने, कोका कोला। ऐसा ही है, क्लियर है? क्या बनाती है ये? है? क्या बनाती है? सॉफ्ट ड्रिंक। क्या कह रहा है तू? तूने कुछ और बोला था, हार्ड ड्रिंक। ये पंजाबी ने ऐसे होते हैं नालायक। ठीक है, कोका कोला लिमिटेड, ठीक है ना? इसका कंपनी के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, क्या नाम है उसका? कोका कोला। जब साथ बैठे फैमिली तो कोका कोला हो जाए, कुछ ऐसी थीम होती है इनकी। कोका कोला ये थीम में क्या करते हैं, फैमिली कनेक्शन दिखाते हैं। सब बैठे तो कोका कोला क्यों नहीं खोले, खोलो। भैया, आप भी। ठीक है, हम तो कुछ और ही बोलते हैं। ठीक है, इसका एक दूसरा भी आता है, आज कुछ तूफानी करते हैं, बताओ क्या नाम है? वो डर के आगे जीत है, नालायक। दीव का मतलब डर के आगे जीत। थम्स अप। ये दोनों सेम कंपनी की इन्वेंट्री है, दोनों कोका कोला बनाती है, लेकिन इसकी इसकी थीम क्या है? एग्रेसिव थीम। कुछ तोड़ना हो फोड़ना हो, जो जो जिंदगी में, थम्स अप पियो। ये नहीं है कुछ उखाड़ के फेंक दिया हो तुमने, थम्स अप पियो, इनका कहने का मतलब ये है। समझ रहे हो ना? लेकिन है दोनों सेम इन्वेंट्री। क्या इट कैन बी चेंजेबल? ये मत देखो ये फैमिली और ये एग्रेसिव, ये बेवकूफ बनाने की स्कीम है। तुम इसको देखो, ये दोनों सॉफ्ट ड्रिंक है ना, दोनों में ही जहर है, जहर के अंदर चीनी है, बना मीठा जहर, मजा आता है। बात क्लियर है भाई? इट कैन बी इंटरचेंजेबल। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके लिए तो अलग अलग रूल लगाने की जरूरत है। क्या कर दो, लो जी, एक डब्बे में डालो। ग्लोबल नहीं बोलते नालायक, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करो इनकी, मिलाकर कॉस्ट निकालो दोनों को, मिलाकर दोनों की एनआरपी निकालो, विच एवर इज लोअर का नियम लगा दो। क्लियर है? नहीं है? बोलो हाँ या ना। हम इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्लोबल नहीं कर सकते। ग्लोबल, ये शब्दों को याद रखना, शब्दों का बड़ा कीमती है। आप टेक्निकली हो ये ग्लोबल रहा है, लेकिन ग्रुपिंग वर्ड यूज किया जाएगा। ग्लोबल का मतलब है कुछ भी मिला देना, तो ग्लोबल नहीं करना, ग्रुपिंग करना। और ग्रुपिंग नहीं कर पा रहे तो इंडिविजुअली चलेगा मामला। समझ में आया? बोलो। बहुत बढ़िया, गुड बॉय गुड बॉय, गर्ल। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर मैंने बहुत सारी, ये देखो ये सारी टेक्निक्स हैं, वैल्यूएशन टेक्निक। वैल्यूएशन टेक्निक इंटरचेंजेबल, नॉट इंटरचेंजेबल, बहुत सारी है, बहुत सारी। इनको हम बाद में देखेंगे क्या है, ठीक है ना? क्योंकि मैं एक साथ सारी बातें पढ़ाने बैठूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। हम वन बाय वन करके एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो हम वही करेंगे, ठीक है ना? इधर देखना। ओहो क्या, अबे लोड क्यों गई है? ये देखो, देखो, हम पहले क्या करने वाले हैं, वैल्यूएशन टेक्निक के अंदर इंटरचेंजेबल के अंदर काम करेंगे, है ना? इंटरचेंजेबल वाली कैटेगरी के अंदर काम करेंगे। और इंटरचेंजेबल के अंदर भी कैटेगरी आती है कौन सी? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड आते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है मेरे बेटा जी? हिस्टोरिकल यानी कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब पास्ट, पास्ट यानी कि विच इज ऑलरेडी इनकर्ड। हाँ है ना? मतलब जो पुरानी कॉस्ट के ऊपर काम चलेगा। क्लियर है? कौन सी कॉस्ट पे? पुरानी, मतलब जो रिकॉर्डेड, जो पैसा हम खर्च कर चुके हैं, जो लागत लगा चुके हैं, उन पे जो रिकॉर्डिंग चलेंगी। समझ रहे हो? और नॉर्मली अकाउंट्स के अंदर तो वैसे भी क्या रिकॉर्ड होता है, हिस्टोरिकल डेटा रिकॉर्ड होता है। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब क्या है? अकाउंट कभी फ्यूचर में आने वाली ट्रांजेक्शन को पहले रिकॉर्ड नहीं करता, ट्रांजेक्शन होने के बाद रिकॉर्डिंग होती है अकाउंट्स में। ऐसे दिखा है हम तुमने।
बोलो हाँ या ना। तो वही चीज यहाँ पर भी मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर कई सारे मेथड है, जैसे बेस स्टॉक मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है, लीफो है, फीफो है। क्लियर है नहीं है? बेस स्टॉक मेथड नॉर्मली आपके कोर्स में नहीं है, इसकी चर्चा हम करने वाले नहीं है। फीफो, लीफो और वेटेड की हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूं कि इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर लीफो कभी फॉलो नहीं होता, कभी भी लीफो फॉलो नहीं किया जाता इंडिया के अंदर। इंडिया में या तो फीफो फॉलो होता है या वेटेड फॉलो होता है। बात के लिए लोग ही नहीं हो गई। फीफो फॉलो होता है या लीफो फॉलो, सॉरी, फीफो फॉलो होता है या वेटेड फॉलो होता है। और देखो लिखा भी है मैंने वहां पर, फीफो AS2 इसे रिकमेंड करता है और वेटेड को भी AS2 रिकमेंड करता है, लेकिन लीफो को AS2 रिकमेंड इंडिया में नहीं चल सकता। लीफो चल ही नहीं सकता इंडिया के अंदर। इसके पीछे मैं लॉजिक थोड़ा सा देता हूँ, फिर इसके बाद एक नई रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे हम, जिसमें हम फीफो और लीफो और वेटेड की बात करने वाले हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? देखो जरा, फीफो, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जोर से बोलो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और फिर लिखा है वेटेड एवरेज मेथड। देखो इंडिया में ना ये तो फीफो चलता है, वेटेड चलता है। लॉजिक समझना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल तुम्हारी दुकान में गोदाम में पहले आया, जो माल तुम्हारी दुकान में गोदाम में पहले आया उसे पहले निकालो, पहले बेचो, पहले बेचो। मतलब कुल मिलाकर पुराना स्टॉक पहले निकालो। समझ गए? नॉर्मली इंडिया में चलता है, हाँ है ना? ये नहीं है, नॉर्मली इंडिया में चलता है जो माल पहले आया वो पहले निकाला जाता है। बोलो हाँ है ना? कपड़ों में ज्यादातर यही चलता है, हाँ है ना? लेटेस्ट फैशन के बारे में लोग, जिनको जानकारी नहीं होती तो पुराना फैशन ही चेप देते हैं उन्हें। बोलो हाँ है ना? जिनको नहीं होती जानकारी, हाँ है ना? या जिनको पुराना फैशन समझ में आ जाता है। तो फर्स्ट इन, जो माल पहले आया उसे पहले निकाल दो, फर्स्ट आउट। मतलब तुम्हारी दुकान के अंदर पता है कौन सा माल पड़ा रहता है? लेटेस्ट। क्योंकि पुराना तो तुम निकालने में लगे पड़े हो, तो दुकान के अंदर जो सजा हुआ है कौन सा सजा हुआ है? लेटेस्ट माल। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? या फिर इंडिया में चलता है वेटेड, कहते हैं पुराना नया छोड़ वेटेड पे काम कर। और इंडिया में वेटेड सबसे ज्यादा चलता है। इंडिया एवरेज पे काम ज्यादातर करते हैं, यानी कि लोगों की सोच एवरेज थिंकिंग बहुत ज्यादा चलती है। एवरेज थिंकिंग का मतलब है, एग्जाम्पल, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट से मैंने कमाए 12,000 रुपये। बोलो हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? किसी से कमाए मैंने 15 और किसी से कमाए मैंने 10। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बोलो हाँ या ना? और किसी से मैंने फीस चार्ज कर ली 10, किसी से कर ली मैंने 12, किसी से कर ली मैंने 15। मेरा तो एवरेज आ रहा है ना? आ रहा है ना? बोलो हाँ या ना? कहीं से कम ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, किसी से ज्यादा ले लेंगे, कोई नफा नुकसान बराबर कर देंगे। एवरेज, इंडिया में ज्यादातर एवरेज पे काम चलता है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? मिक्सिंग पे काम चलता है, एवरेज पे काम चलता है। जैसे मैं आपको एक बहुत बड़े एग्जांपल देता हूँ, और ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छा ब्रांड है वो मखाने का, मतलब पैक्ड पैक्ड मखाना बिकता है नॉर्मली। लोग नॉर्मली अपने घर में खुला मखाना कभी नहीं लाते, या 8-8 किलो की बोरियां खरीद के कभी नहीं लाते। हाँ ये ना, 8 किलो की बोरी आती नहीं तो मखाने की। लोगों को भाई व्रत में खाना होता है, तो 250 ग्राम या 250 ग्राम का मैक्सिमम पैक आता है उसका। 250 ग्राम में इतना बड़ा पैक बन जाता है। ले नहीं है, उसका नाम है राजभोग मखाना, है ना? पीले कलर का पैकेट है उसका। बेहतरीन इन्वेंट्री का एग्जांपल है, वो एवरेज के ऊपर काम करता है। जब तुम उसका, अगर तुम उसका रेट लगाओगे ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, जब तुम उसका रेट लगाओगे, ये जो उसकी पैकिंग होती है, और वो 250 ग्राम जितने रुपए का दे रहा होता है, तो जब उसका 8 किलो का, मतलब 250 ग्राम से 1 किलो का रेट निकाल लोगे तुम, मल्टीप्लाई पे 4 करके, बोलो हाँ या ना? फिर 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 किलो की बोरी का रेट पता लग जाएगा तुम्हें। और जब दिल्ली से वही बोरी खरीदोगे तो वो महंगी पड़ेगी तुम्हें, और राजभोग 8 किलो सस्ता पड़ेगा तुम्हें। हाँ या ना? ये कैलकुलेशन मैंने लिटरली करी थी, लिटरली बता रही कैलकुलेशन मैंने करी थी बेसिकली। इसके पीछे लॉजिक है कि मेरे घर में बोरी आती है पकाने की, और वो बढ़ती है बेसिकली। मतलब परिवार के कई लोग होते हैं, कोई 2 किलो ले रहा है, कोई 1.5 किलो ले रहा है, कोई 1 किलो ले रहा है, कोई पड़ोस में ले रहा है। समझ रहे हो? बेसिकली मेरे जिया जी का काम है, तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी मतलब 8 किलो राजभोग और 8 किलो बोरी, तो मार्केट में खरीद, मतलब हम दुकान पे जाकर किसी रिटेल की शॉप से भी खरीद रहा हूँ तो मुझे सस्ता पड़ रहा है राजभोग। और मैं दिल्ली की खारी बावली जो मार्केट है, मतलब इसकी, वहां से मुझे वो बोरी ला रहा हूँ, वो मुझे महंगी पड़ रही है, मुझे तो होलसेल का रेट मिल रहा है जबकि वहां का। हाँ है ना? तो उन्होंने बता दिया कि राजभोग काम कैसे करता है। उन्होंने बोला कि जो उसकी मशीनरीज है ना, वो क्या करता है कि आउटर में बड़ा मखाना दिखाएगा, आउटर में बड़ा मखाना, क्योंकि जितना मखाना बड़ा होता है उतना वो कॉस्टली होता है। समझ रहे हो? कह रहा आउटर में वो बड़ा मखाना दिखाता है,
इनर में वो डालता है छोटा मकान, वो नजर नहीं आता हमें, हमें आउटर नजर आता है। हाँ या ना, मतलब उसकी मशीनरी की जो लेयरिंग है वो ऐसी है कि एक बड़ा पाइप है, उसके अंदर एक छोटा पाइप है, छोटे से आएगा अंदर का माल, बड़े से आएगा बाहर का माल, वो एवरेज पे काम कर रहा है। समझ गए? बोलो हाँ या ना। तो मतलब महंगा मकाना प्लस सस्ता मकाना, एवरेज कर दिया उसने। समझ गए? तो इंडिया में एवरेज सबसे ज्यादा चलता है, सबसे ज्यादा। क्लियर है ही नहीं है? लिफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल लास्ट में आया, अभी अभी आया, उसे निकालो जल्दी, पुराना पड़ा रहेगा, वो इंडिया में नॉर्मली नहीं चलता। क्लियर नहीं है? मतलब लेटेस्ट माल निकाल दो, पुराना पड़ा रहेगा, तो पुराना पड़े रहेगा, फिर वो निकलेगा ही नहीं। और इस थिंकिंग में कोई काम नहीं करता इंडिया में अंदर कोई भी काम। क्लियर ही नहीं है? आया या नहीं आया? ठीक है, चलिए अब फीफो लिफो की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।